Okay जी, so welcome to the second part of the first lecture for fourth week. हम वही डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। हमने अभी तक बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली है और बर्नौली के साथ साथ हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली है। सो द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं कि हम इंटरवल वाइज चीज़ों को देखने और उनकी प्रोबेबिलिटी को मालूम करने में इंटरेस्टेड होते हैं। अब वो इंटरवल जो है वो टाइम का इंटरवल भी हो सकता है, वो स्पेस का भी हो सकता है, वो इसके अलावा किसी और चीज का इंटरवल हो सकता है कि हम कहते हैं कि से फॉर एग्जांपल इस फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में क्या चांसेस हैं कि कोई चीज इतनी मर्तबा हो। ठीक है, यानी कि मैं कहता हूं कि हमने से फॉर एग्जांपल अभी से स्टार्ट किया और 5 मिनट तक हम देख रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि इस 5 मिनट के इंटरवल में 10 गाड़ियां रोड पर क्रॉस हों। ठीक है, 10 गाड़ियां पास हों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, या हम बात कर रहे हैं कि भाई ये हमारे पास 5 मील का रोड है, ठीक है, या 5 किलोमीटर का रास्ता है और इसमें हम ट्रेवल कर रहे हैं। हम देखें कि भाई इस 5 किलोमीटर के रास्ते में कितने दरख्त आ रहे हैं। ठीक है, इस 5 किलोमीटर के रास्ते में कितने खड्डे आ रहे हैं, इस 5 किलोमीटर के रास्ते में कितने रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं। इस तरह की चीज़ों में अगर हम इंटरेस्टेड हैं, इस तरह की चीज़ों को कैलकुलेट करने और उनकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने में अगर हमारा इंटरेस्ट है, तो उस सूरत में हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं। जिस तरह हमारे पास बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज थी या हमारे पास बर्नौली की प्रॉपर्टीज थी, तो पॉइसन की क्या प्रॉपर्टीज है हमारे पास। हम कह रहे हैं कि भाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अकरेंस इज द सेम फॉर एनी टू इंटरवल्स ऑफ इक्वल लेंथ। यानी कि अगर मैंने से फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ रोड की, ठीक है, और रोड मैंने लिया है फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर 10 किलोमीटर तक की मैंने बात की है। ठीक है, और इस 10 किलोमीटर के रोड में मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, या मैं देखना चाह रहा हूँ कि खड्डे कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो खड्डे मालूम करने के लिए मैंने एक एवरेज सेट की होगी कि भाई ऑन एवरेज मेरे पास जो है वो 2 किलोमीटर पर या 2.5 किलोमीटर पर कितने जो है जंप्स आ रहे हैं, कितने जर्क्स आ रहे हैं, कितने रिपेयरिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, या कितने खड्डे आ रहे हैं। ठीक है, सो से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फर्स्ट 2.5 किलोमीटर, फर्स्ट 2.5 किलोमीटर पे 3 जंप्स आते हैं, 3 खड्डे आते हैं। तो अब ऑन एवरेज हर इंटरवल में, यानी कि जितने भी मैंने चार अगर 2.5 किलोमीटर के इंटरवल्स बनाए हैं, तो हर इंटरवल में ऑन एवरेज इतने ही खड्डे आने चाहिए हैं। यानी कि अगर मैं देख रहा हूं कि खड्डा आने के चांसेस यहाँ पर जो है वो क्या है, 3/2.5 किलोमीटर। ठीक है ना, 3 खड्डे पर 2.5 किलोमीटर। अब इसका जो भी आंसर आता है दैट वुड बी सम 1 पॉइंट समथिंग खड्डा पर किलोमीटर। तो हर इंटरवल में उतनी ही प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, उतना ही चांस होना चाहिए एक खड्डे आने का। यानी कि हर इंटरवल में 1 पॉइंट समथिंग खड्डा आना चाहिए, हर किलोमीटर पर 1 पॉइंट समथिंग खड्डा आना चाहिए हर इंटरवल में। नेक्स्ट थिंग क्या है कि जब आपने इंटरवल्स डिफाइन कर लिए हैं और आपने पर इंटरवल एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस भी डिफाइन कर लिया है कि भाई ये ऑन एवरेज इतने नंबर ऑफ टाइम्स फला चीज जो है वो अकर हो रही है। जब आपने ऑन एवरेज ये डिसाइड कर लिया, तो मतलब आपने प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर दी कि उसके ऑन एवरेज होने के क्या चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर आपने देखा कि इस सेकंड इंटरवल में 3 की जगह 4 खड्डे आ गए, तो इसका अगले इंटरवल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि इससे आप ये कंक्लूड कर सके कि चले तीसरे इंटरवल में 2 खड्डे आएंगे, या आप ये कंक्लूड कर सकें कि अगर इसमें 4 खड्डे आए हैं तो अगले इंटरवल में 6 खड्डे आएंगे। Two different intervals have nothing to do with one another in the sense of occurrence or non-occurrence of the thing that you are interested in. ठीक है, so occurrence और non occurrence के हिसाब से दो अलग अलग इंटरवल्स जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे।
उनके अगर एक इंटरवल में आपको कोई चांसेस मिलते हैं किसी चीज के अकर होने के, उसका दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है कि अगले इंटरवल में उससे ज्यादा या उससे कम मिलेंगे, कोई कुछ नहीं कह सकते। सो से फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं एक बुक की, हमारे पास कोई भी बुक है और हम बात कर रहे हैं कि भाई हम इसमें से मिस्टेक्स निकालने जा रहे हैं कि भाई कितनी मिस्टेक्स हमें निकलती हैं, मिलती हैं। सो अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं फर्स्ट 50 पेजेस को देख रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट 50 पेजेस देख रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट 50 और फिर लास्ट 50 अगर 200 पेजेस की बुक है, सही है। सो जितना चांस मेरे पास मिस्टेक के अकर होने का, मिस्टेक निकलने का जितना चांस पहले इंटरवल में है, उतना ही चांस दूसरे में भी होगा, उतना ही चांस तीसरे में भी होगा, इतना ही चांस चौथे में भी होगा। ये नहीं हो सकता कि दूसरे इंटरवल में मेरे पास 10 गलतियों की गुंजाइश हो और ज्यादा चांसेस हो और उससे अगले तीसरे या पहले इंटरवल में कम हो। दूसरी बात यह है कि अगर एक इंटरवल में मेरे पास गलतियां निकल आई, यानी कि मेरे पास दूसरे इंटरवल में से फॉर एग्जांपल 2 गलतियां निकली हैं, तो इससे मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि अगले तीसरे इंटरवल में 2 गलतियां निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। हाँ, मेरे पास चांसेस उतने ही हैं, ठीक है। जितनी प्रोबेबिलिटी एक गलती निकलने की इस इंटरवल में थी, उतने ही चांसेस एक गलती निकलने के इसमें भी हैं। यही हम अज्यूम करके आगे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले इंटरवल में मुझे 2 गलतियां नजर आ गई, इससे मैं ये नहीं कह सकता कि अगले 50 पेजेस में कितनी गलतियां होंगी या पिछले 50 पेजेस में कितनी गलतियां होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये हमारी 2 प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम मद्देनजर रखेंगे जब हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। अब हम आते हैं आगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला पे या प्रोबेबिलिटी फंक्शन पे। तो हम क्या कह रहे हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो हमारे पास है म्यू रेज टू सम पावर एक्स टाइम्स ई रेज टू सम नेगेटिव पावर नेगेटिव म्यू और डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। सो इनके पार्ट्स तो मैं पहले डिफाइन कर लेता हूँ, बट स्टिल दिस वुड सीम समथिंग लाइक नॉट इजी टू डाइजेस्ट कि क्या मतलब है भाई, ये कहाँ से आ गया, इज इट गॉड गिवन फैक्ट और व्हाट। सो एफ ऑफ एक्स का तो हमें पता है कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी के एक्स के होने के क्या चांसेस हैं किसी भी इंटरवल में। अब एक्स मेरा कुछ भी है, एक्स मेरा नंबर ऑफ मिस्टेक्स है, तो उस इंटरवल में उसके होने के क्या चांसेस है। अब वो 0 मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, व्हाट्सएवर, ठीक है। सो देखें इनकी वैल्यूज से जो x की वैल्यूज हैं ये हमारे पास डिस्क्रीट नंबर्स हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 1.2 मिस्टेक्स हो सकती हैं, 1.3 मिस्टेक्स हो सकती हैं या सो ऑन। सो इसीलिए हम कह रहे हैं कि दिस इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये चीजें हमने याद रखनी है कि वी आर नॉट स्टडीइंग द कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यूज जो हैं वो इंटरवल्स में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 और 2 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं इतनी गलतियां देख रहा हूँ, इतने खड्डे ढूंढ रहा हूँ, या इतने दरख्त रास्ते पे आने के कितने चांसेस हैं, या इतने रेस्टोरेंट्स आने के कितने चांसेस हैं, या सो ऑन। सो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एक्स इन सर्टेन गिवन इंटरवल। म्यू मेरे पास हम जानते हैं कि म्यू क्या है, हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है या मीन है किस चीज का, ऑफ अकरेंस ऑफ दैट थिंग इन एन इंटरवल, यानी कि ऑन एवरेज कितनी बार एक्स अकर हो रहा है, ठीक है। यानी कि जब भी मैं इंटरवल की बात कर रहा हूँ, मैं अगर इस इंटरवल में देख रहा हूँ कि भाई 2 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक की जो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सही है, इसमें ऑन एवरेज मैं हर इंटरवल की बात करूंगा, इससे अगले वाले यानी कि 5 से लेकर 8 किलोमीटर वाले तक की भी बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि हर इंटरवल में ऑन एवरेज कितनी बार एक्स अकर हो रहा है। अब एक्स अगर आपका खड्डे को शो कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि भाई ऑन एवरेज कितने खड्डे हैं जो इस इंटरवल में आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एक्स अगर आपके मिस्टेक्स है, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई 200 से लेकर 500 पेजेस तक जो 300 पेजेस हैं, उन पेजेस में कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं, ठीक है, ऑन एवरेज, ठीक है। सो म्यू हमारे पास किसको शो कर रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन ऑफ द अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग विथ व्हिच वी आर डूइंग डिस्कसिंग और डीलिंग। ई हमारे पास यूलर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, कांस्टेंट है हमारे पास। अब हम बात कर रहे हैं इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन का कि चलें इसको तो हम याद तो कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है, किस तरह से हमारे पास ये आया। सो
यहाँ पर एक बात मैं आपसे शेयर कर दूं कि हम जब बात कर रहे हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमारे पास एक थ्योरम है जो कहता है कि देखें, अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं और उसमें आप n जो है, यानी कि यहाँ पर हमने x के साथ शो किया है नंबर ऑफ अकरेंस, ठीक है। सो x अगर आप बहुत बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर, तो जब बहुत बड़ा नंबर लेंगे तो x फैक्टोरियल वुड बी इवन बहुत 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 बड़ा नंबर, सही है। यहाँ पर ऑन एवरेज आपकी कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन उसके साथ अगर आप पावर x दे देंगे तो चले आपको कुछ भी पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा। अगेन आपका ये एवरेज अगर बड़ा नंबर होगा तो नेगेटिव पावर के साथ ये वाला आउटकम जो है ये बहुत छोटा आएगा। अगर ये एवरेज आपका छोटा नंबर होगा, छोटे नंबर के ऊपर बड़ा पावर देने से अगेन ये बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। सो ये जो न्यूमरेटर है ये बजाते खुद बहुत छोटा सा नंबर है, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है ये जैसे जैसे आप बड़ा करते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कम अज कम कम अज कम कम अज कम कम अज कम होती जाएगी। ऐसे ही है, यानी कि हम जैसे जैसे ज्यादा नंबर ऑफ अकरेंस की बात करेंगे, ठीक है, जब हमारे नंबर ऑफ अकरेंस बहुत 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 होते जा रहे हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो कम से कम होती जा रही है। तो हमारे पास एक थ्योरम है जो कहता है कि भाई जब आपके नंबर ऑफ अकरेंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा होते जाते हैं तो आपका जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कहते हैं कि भाई वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी तकरीबन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है, ठीक है। और उस जगह से हमारे पास ये वाला रिलेशन जो है वो आता है। सो लेट अस गेट इनटू दैट, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या वाकई इस तरह से हो रहा है। चलें जी, अब देखें, पॉइसन ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम पहले से पढ़ के आए हैं। हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी हम किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, अगर मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूँ x की, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या होगी कि भाई f ऑफ x इज कि टोटल आपके पास n चीजें हैं, उसमें से x को पहले चूज करें कि कितने तरीकों से x मिल सकता है, फिर x के मिलने की प्रोबेबिलिटी को x बार मल्टीप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि आपको एक बार मिलने की प्रोबेबिलिटी p है तो x बार मिलने की p टाइम्स p टाइम्स p टाइम्स p x मर्तबा होगा, सो दैट वुड बी p पावर x। और ना मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 माइनस p है तो उसको n माइनस x बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर हम अगर x की जगह k बार में इंटरेस्टेड हैं कि k बार सक्सेस मिलने के क्या चांसेस हैं, तो दैट वुड बी n चूज k p पावर k टाइम्स 1 माइनस p पावर n माइनस k, ठीक है। p को p सब n लिखा हुआ है, दैट्स सिंपली द डिफरेंस ऑफ नोटेशन, नथिंग एल्स, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है जिसको हम x के साथ शो कर रहे हैं ना, यहाँ पर n के साथ शो किया जा रहा है, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे पास अकरेंस जो है, होना जो चीजों का है, वो अगर ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, n जो है वो हमारा बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या होगा कि ये कन्वर्ज करेगा, ये जाके बनेगा, क्या बनेगा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो हम अभी अभी करके आए हैं, उसमें हमने क्या लिखा था कि म्यू पावर x डिवाइडेड बाय सॉरी एंड e पावर नेगेटिव म्यू और डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, सही है। सो यहाँ पर हमारा जिसको हम x कंसीडर कर रहे थे, यानी कि नंबर ऑफ अकरेंस के कितनी बार हो रहा है, उसको यहाँ पर k कंसीडर किया गया है, ठीक है। और हमारे पास बाकी क्या है, सॉरी यहाँ पर देखें मैंने गलत कर दिया, दिस इज नॉट x इज इक्वल टू n, नहीं, ये हमारा वही कैपिटल n या स्मॉल n जो है उसकी बात हो रही है, बाकी x को हमने k के साथ रिप्लेस किया, ठीक है। सो दिस वुड बी व्हाट, म्यू और लैम्डा एक ही चीज को शो कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने एवरेज नंबर ऑफ अकरेंसेस को लेमडा से शो किया है, हम एवरेज नंबर ऑफ अकरेंसेस को म्यू से शो करते हैं, ठीक है। सो हम करने सिर्फ ये जा रहे हैं कि भाई अगर हमारे जो टोटल आउटकम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि हमारा सैंपल साइज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है कि हमारी जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, ठीक है। So let us see whether it really happens so or not. अब हमें पता है कि अगर हमारे पास
ये बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इसको हम सिंपली अगर एक्सपेंड करके लिखें तो हम इसको इस तरह से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, n चूज k है, ठीक है, और p पावर k टाइम्स 1 माइनस p होल पावर n माइनस k है। अब हम क्या कह रहे हैं कि n हमारा जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा n बढ़ता चला जा रहा है, इसको अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसकी एक्सपेंशन हमारे पास इस तरह से आ सकती है। लेकिन यहाँ पर हमने एक और काम किया है कि हमने जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास अकरेंस की, यानी कि सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है, वो हमने यहाँ पर बाय डेफिनेशन उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रखती है। यानी कि ये लेमडा हमारे पास क्या है, उस चीज के ऑन एवरेज अखर होने के चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, p हो गया। सिमिलरली 1 माइनस लेमडा बाय n जो है वो हमारे पास क्या हो गया, 1 माइनस p। सही है। सो इस चीज को हम कह रहे हैं कि अगर हम अप्रोक्सीमेट करना चाहें तो हम इस वाले टर्म के साथ अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब क्या है कि अगर हम इस पूरे में से n को फैक्टर आउट करें, यहाँ तो n ऑलरेडी है, यहाँ से अगर हम n निकालेंगे तो पीछे रह जाएगा, अगर n हम फैक्टर आउट करते हैं तो बाकी बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन n। नेक्स्ट टर्म में से अगर n को फैक्टर आउट करेंगे तो ये n भी बाहर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा n स्क्वायर, ये एक n हमारा पहले से था तो उस n को हम लिखते हैं। बाकी यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय n एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो अगर इसी तरह से हम सब करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n एक यहाँ पर है, एक यहाँ से हमने फैक्टर आउट किया, एक n यहाँ से किया और एक n यहाँ तक, सब में से करते रहे, तो हमारे पास टोटल k टर्म्स थे। उनमें से अगर हमने n को फैक्टर आउट किया तो हमारे पास क्या आएगा, n पावर k आएगा बाहर। अंदर जो हमारे पास बचेंगी टर्म्स वो कुछ इस तरह से बचेंगी, 1 माइनस 1 अपॉन n, 1 माइनस 2 अपॉन n, 1 माइनस 3 अपॉन n एंड सो ऑन। लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस k प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, इन इन सब का प्रोडक्ट जो है, क्योंकि देखें ये 1 माइनस समथिंग लेस देन 1 है, तो ये नंबर हमारे पास आएगा 0 पॉइंट समथिंग, ये भी 0 पॉइंट समथिंग, ये भी 0 पॉइंट समथिंग। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक बहुत छोटा सा नंबर आएगा जिसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, n पावर k प्लस समथिंग लाइक 0 डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल जो था वही, और लेमडा पावर k डिवाइडेड बाय n पावर k, और यहाँ पर 1 माइनस लेमडा बाय n होल पावर n माइनस k, ये चीज बची। अब हमने क्या किया कि इसको अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये n पावर k और ये n पावर k हमारा कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, लेमडा पावर k डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल और ये चीज। सही है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसको रहने दे बाकी ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा कि 1 माइनस लेमडा पावर बाय n होल पावर n और डिवाइडेड बाय 1 माइनस लेमडा बाय n होल पावर नेगेटिव k। ऐसे अगर आप लोगों को लिमिट याद हो जो आप फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ के आए थे, या अगर आप लोगों ने थर्ड चैप्टर पढ़ा था कोई फाउंडेशन का जिसमें आपको लॉगरिथम सिखाया जा रहा था, तो वहां पर आप लोगों ने इस तरह के लिमिट को डील किया होगा कि 1 माइनस एक्स अपॉन एन होल पावर एन जो है वो आपके पास ई पावर नेगेटिव एक्स के बराबर होगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव है, अगर प्लस है तो ये पॉजिटिव एक्स के बराबर होगा। ठीक है, सो जब आपकी एन जो है वो बहुत बड़ा नंबर हो, इंफिनिटी को अप्रोच करता हो। ठीक है, सो ये वाली टर्म जो है, यानी कि ये ऊपर वाली टर्म जो है, ये हमारे पास क्या बन गई, ई पावर नेगेटिव लेमडा। ये नीचे वाली टर्म जो है, इसमें जब हम n बहुत बड़ा नंबर पुट करेंगे, यानी कि n टेंड्स टू इंफिनिटी जब हम पुट करेंगे, सही है, ऊपर वाले में भी जब हमने लिमिट पुट की तो वो इसको कन्वर्ट करने लगा। ठीक है, यहाँ पर जब हम n बहुत बड़ा नंबर पुट करेंगे तो ये टर्म जो है वो 0 के करीब आ जाएगी, क्योंकि लेमडा हमारे पास फिक्स नंबर है, उसको अगर बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे सो दैट वुड बी ऑलमोस्ट 0। 1 के ऊपर कोई भी पावर देंगे तो दैट वुड बी 1। ठीक है जी, सो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये टर्म हमारे पास ई पावर नेगेटिव लेमडा और ये हमारे पास 1 बन गई।
तो जब हमने इस एक्सपेंशन को उसके इक्वल रखा था तो हमें क्या मिला कि लैम्डा पावर के डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल पहले मिला था, यहाँ से हमें ई पावर नेगेटिव लैम्डा मिला, सबको मिला के हमारे पास वही चीज बनी जो हम पॉइसन का पीडीएफ अभी देख कर आए। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ के हो जाएगा क्योंकि यहाँ इन्होंने एक्स की जगह के यूज किया हुआ है। ठीक है, और लेमडा जो है हमारे पास वही है जो हमने म्यू को इस्तेमाल किया। ठीक है, सो ये पीडीएफ इस तरह से आ रहा है कि हम अपना पॉइसन वाला थ्योरम यूज कर रहे हैं जो ये कहता है कि भाई अगर आपके पास नंबर ऑफ आउटकम्स बहुत ज्यादा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ देम बहुत कम है, उनकी चांसेस जो है वो बहुत कम है, ठीक है, तो आपका जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कन्वर्ज करेगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक हो गया, चलें जी। तो अब पीडीएफ हमें थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कि ओके ये कोई मनगढ़ंत चीज नहीं है, मेरी तरह किसी बंदे ने उठा के अपनी मर्जी से नहीं रख दिया कि चलो इसको तस्लीम कर दो वेदर यू लाइक इट और नॉट। ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं कि ओके वेदर चीजें हम सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं अगर हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है तो। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं कि क्या है कि लेट अस illustrate an application not involving time interval in which the Poisson distribution is useful. Suppose we are concerned with the occurrence of major defects in a highway 1 month after resurfacing. ठीक है, अभी रिसरफेसिंग को जो है किसी हाईवे रोड के 1 महीना हुआ है और हम जाके देखना चाह रहे हैं कि उसमें कितने बड़े बड़े खड्डे जो हैं मेजर डिफेक्ट्स हैं। We will assume that the probability of a defect is same for any two highway intervals of equal length. अब हम पहली चीज जो assume करेंगे वो ये करेंगे कि अगर हम देखना चाह रहे हैं कोई भी 2 इंटरवल ले रहे हैं तो उसमें डिफेक्ट्स आने के सेम ही इम्कानात होंगे। यानी कि अगर मैं देख रहा हूँ कि मेरे घर से लेकर अगले 2 किलोमीटर तक मैंने मुझे लग रहा है या हैं, ठीक है, 4 खड्डे हैं, तो हम अज्यूम करेंगे कि हर इंटरवल में इतने ही खड्डे होंगे। ठीक है, यानी कि इंटरवल वाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस सेम होगी, जो कि हमारी पहली प्रॉपर्टी है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की। और दूसरी बात हम क्या अज्यूम करेंगे कि अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अ डिफेक्ट इन वन इंटरवल is independent of the occurrence or non occurrence of the defect in another interval. ठीक है, कि भाई अगर एक इंटरवल में मुझे 10 खड्डे मिले हैं तो अगले इंटरवल के लिए हम कुछ नहीं कह सकते कि इसमें से 10 खड्डे मिलेंगे या 2 खड्डे मिलेंगे। वी कांट क्लेम एनीथिंग, वी कैन नॉट गेस फॉर इट। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट है, हो सकता है उसमें कोई भी खड्डा ना आए, हो सकता है उसमें 10 से ऊपर खड्डे आए। ठीक है, सो suppose we learn that major defects on defects 1 month after resurfacing occur at an average rate of 2 per mile. ठीक है, अभी हमें पता चला है कि हमारे पास जो मेजर डिफेक्ट्स हो रहे हैं या मिल रहे हैं वो हैं कि 2 डिफेक्ट्स पर माइल। 1 माइल में 2 बड़े बड़े खड्डे मिल रहे हैं, हालांकि अभी तक 1 महीना हुआ है रिसरफेसिंग को, पाकिस्तानियों ने ही बनाया होगा मे भी। ठीक है, सो लेट अस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मेजर डिफेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर 3 माइल सेक्शन। अब हमने क्या देखना है कि 3 माइल्स में देखना है कि टोटल 3 मील का फासला है अगर हमारे पास। ठीक है, क्या चांसेस हैं कि उसमें कोई डिफेक्ट नजर ना आए। ठीक है, ये हमें गिवन है कि ऑन एवरेज तकरीबन हर मील में 2 खड्डे मिलते हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे कितने चांसेस हैं, कितना परसेंट चांसेस हमारे पास हैं कि हम 3 मील सफर करें लेकिन हमें कोई खड्डा नजर ना आए। तो हमारे पास चीजें आ गई कि ये हमें मिला हुआ है पर माइल हमें एवरेज वैल्यूज गिवन है। अब हमें अगर 1 मील का पता है, हम 1 मील सफर नहीं कर रहे हैं, हम कितना सफर कर रहे हैं 3 मील, तो हमें 3 मील का एवरेज चाहिए जिसको हम म्यू से डिनोट करेंगे। हम पहले देखेंगे कि 3 मील फासले में ऑन एवरेज कितने खड्डे आते हैं। तो अगर 1 मील में 2 खड्डे आते हैं तो 3 मील में जो ऑन एवरेज खड्डे आएंगे वो क्या होंगे कि 2 खड्डे पर माइल, ये 1 मील के थे, उनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे, 6 खड्डे मिलेंगे पर 3 मील। तो अब हमारे पास एवरेज क्या है, 6 डिफेक्ट्स पर 3 मील। ठीक हो गया, ये तो हमारे पास एवरेज आ गया। और हमने क्या देखना है कि क्या चांसेस हैं कि 0 डिफेक्ट्स आए, यानी कि हम x इक्वल्स टू 0 में इंटरेस्टेड हैं। म्यू हमारे पास 6 है,
तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह हमारे पास सब कुछ आ गया। ठीक है, हम अपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला में अगर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला जो है वो क्या है कि लेमडा पावर इस तरह से है कि म्यू पावर एक्स टाइम्स ई पावर नेगेटिव म्यू डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। सही है, सो एक्स हमारे पास 0 है और म्यू हमारे पास 6 है, सो दिस वुड बी 6 पावर 0 e टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। और ये हमारे पास कैलकुलेशन जो हुई हुई है उसके हिसाब से 0.0025 आ रहा है, जिसका मतलब है कि 2.5% चांसेस हैं, नॉट 2 पॉइंट, सम 0.2% चांसेस में भी। ठीक है, सो दिस वुड बी यस 0.2% चांसेस हैं कि 0 डिफेक्ट्स मिले हमें। अगर हमारे पास ऑन एवरेज एक एक मील में 2-2 खड्डे मिल रहे हैं तो 3 मील के फासले में कोई 0.2% चांसेस हैं कि हमें कोई भी खड्डा ना मिले। ठीक है, या अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट देखना चाहें कि क्या चांसेस हैं कि हमें कम से कम एक खड्डा मिलता रहेगा। ठीक है ना, कम से कम एक खड्डा हमें 3 मील वाले फासले में मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो खड्डा, दैट इज 0.0025, वो देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है कि देयर आर 99.75% चांसेस, 99.75% चांसेस हैं कि आपको कम से कम एक खड्डा तो मिलेगा ही मिलेगा जब आप 3 मील का सफर करेंगे। ठीक हो गया, सो अगर कम से कम एक डिफेक्ट मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं, तो मतलब कोई भी डिफेक्ट ना मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे, निग्लिजिबल होंगे। ठीक हो गया, ये चीज हो गई हमारे पास। यहाँ तक कि हमें इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन समझ में आ गया, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना आ गई, उसको इंटरप्रेट करना आ गया। तो मेजर बात यह है कि अगर हमें एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस दिया गया है कि इस इंटरवल में आपके पास ऑन एवरेज अकरेंस जो है वो इतनी है, तो हम एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस अगर हमारे पास है तो हम किसी भी उसके लिए किसी भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ अकरेंसेस के लिए हम उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं। अब इसके लिए भी हम जो है एक्सेल में बिल्ट इन कमांड्स यूज करके हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, जिसको हम अपने क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में होपफुली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल्स भी मिलती हैं, जिससे आप आपके अपेंडिक्स में भी है और यहाँ पर उसका एक छोटा सा पार्ट है कि जिसके हेल्प से आप अगर आपको x की कोई भी वैल्यू पे, यानी कि आप 0 टाइम्स अकरेंस, 1 टाइम अकरेंस, 2 टाइम्स अकरेंस ऑफ समथिंग देखना चाह रहे हैं और आपको ये पता है कि ऑन एवरेज वो 9.1 टाइम अकर हो रहा है, 9.2 टाइम्स अकर हो रहा है, 9.6 टाइम्स अकर हो रहा है इन सर्टेन इंटरवल, तो आप उसकी किसी भी नंबर पे प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से टेबल को देख के। यानी कि अगर आपको कहा गया है कि आपका एक कोई भी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं बुक में और आपको कहा जा रहा है कि भाई आपके पास 100 पेजेस में ऑन एवरेज 10 मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो आप देखना चाह रहे हैं कि क्या चांसेस हैं कि मुझे 5 मिस्टेक्स मिलेंगी। ठीक है, ऑन एवरेज 10 मिस्टेक्स आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो 5 मिस्टेक्स मिलने के जो चांसेस हैं आपके पास वो कितने होंगे, 0.0378, इतने चांसेस होंगे कि आपको उसी बुक में 5 मिस्टेक्स मिले 100 पेजेस पे, या जितना भी इंटरवल आपका सेट किया हुआ है। ठीक है, सो इस तरह के टेबल से आप किसी भी नंबर ऑफ अकरेंसेस की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं अगर आपको एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस का पता है पर इंटरवल। नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई बजट एयरलाइंस के नाम से कोई जो है फ्लाइट कंपनी है जिसकी के जहाज उड़ते हैं। अब उसमें कोई सैंपल स्टडी किया गया है जिसमें 500 जहाज़ों को देखा गया है कि क्या उसमें जो पैसेंजर के बैग्स हैं वो गुम होते हैं या आगे पीछे हो जाते हैं, या जो है वो मतलब ठीक से डिलीवर नहीं होते या होते हैं। तो 500 फ्लाइट्स में से देखा गया है कि 20 फ्लाइट्स ऐसी हैं, 20
बार ऐसा हुआ है कि लोगों के बैग जो हैं वो गुम हुए हैं। इनके 500 फ्लाइट्स में से 20 बैग्स जो हैं वो आगे पीछे हुए हैं या गुम हुए हैं या अपने पैसेंजर को ठीक से नहीं मिले। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसमें देखना चाह रहे हैं कि क्या मतलब चांसेस हैं कि कोई भी बैग जो है वो नहीं किसी भी फ्लाइट में कोई भी बैग नहीं गुम हुआ। क्या कह रहे हैं कि शो दैट दिस सिचुएशन फॉलोज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो हमने ये देखना है कि वेदर ये पॉइसन है या नहीं। उसके देखने के लिए हम पॉइसन की जो प्रॉपर्टीज हैं दोनों उसको चेक करेंगे, अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन नंबर ऑफ बैग्स लॉस्ट पर फ्लाइट। पर फ्लाइट हमने 500 फ्लाइट्स में से देखा है कि 500 फ्लाइट्स में 20 बैग्स जो हैं वो आगे पीछे हुए हैं। तो पर फ्लाइट जो है हमारे पास ऑन एवरेज कितना बैग जो है वो आगे पीछे हुआ है। द नेक्स्ट इज कि व्हाट इज द लाइक्लीहुड दैट नो बैग्स आर लॉस्ट ऑन अ फ्लाइट। कि किसी भी फ्लाइट किसी एक फ्लाइट में कोई भी बैग नहीं गुम हुआ, इसके क्या चांसेस हैं। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन बैग इज लॉस्ट। और इसके क्या चांसेस हैं कि कम से कम एक बैग जो है वो गुम हो चुका है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं तो पहले तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। कह रहे हैं कि लेट्स कंफर्म दैट द बजट एयरलाइन सिचुएशन फॉलोज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। वी काउंट द नंबर ऑफ बैग्स लॉस्ट ऑन अ पर्टिकुलर फ्लाइट। On most flights, there were no bags lost. On a few flights, one was lost, and perhaps in very rare circumstances, more than one bags were lost. The continuum or interval is a particular flight. Each flight is assumed to be independent of any other flight. ठीक है, अब हमारे पास दो बातें हो गई यहाँ पे कि हम जिस इंटरवल को सेट कर रहे हैं, जिस पे हमारी बात होगी, जिस पे हम फाइंड करेंगे कि वेदर बैग्स आर लॉस्ट और नॉट, सो वो इंटरवल हमारा क्या है, कोई एक फ्लाइट है। हम देखना क्या चाह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर फ्लाइट पे एक बैग, दो बैग्स, 10 बैग्स लॉस्ट हुए हैं या नहीं हुए, गुम हुए हैं, आगे पीछे हुए हैं या नहीं। सो हमारे पास अगर हम उसके लिए एक फ्लाइट के लिए ऑन एवरेज जितना अज्यूम कर रहे हैं या जितना हम ले रहे हैं रेशियो ऑफ बैग लूजिंग, नंबर ऑफ बैग्स लॉस्ट, उतना ही हम एक्सपेक्ट करेंगे, उतना ही हम अज्यूम करेंगे दूसरी फ्लाइट के लिए भी, तीसरी के लिए भी, सब फ्लाइट्स के लिए हम उतना ही अज्यूम करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर एक फ्लाइट पे हमें पता चला कि दो बैग्स जो हैं वो गुम हुए हैं, तो अगली फ्लाइट के लिए हम ये नहीं कह सकते कि उस पे भी दो बैग्स गुम हुए होंगे, एक हुआ होगा या तीन हुए होंगे या 10 हुए होंगे। दे हैव नथिंग टू डू विथ वन अनदर। तो मतलब फ्लाइट टू फ्लाइट एक दूसरे से दोनों इंडिपेंडेंट है, और हर फ्लाइट पे हम एक ही अज्यूम करेंगे कि एक ही तरह के चांसेस हैं कि बैग गुम होगा। यानी कि अगर एक फ्लाइट पे हमारे पास 2% चांसेस हैं, तो अगली पे भी हम यही कहेंगे कि इस पे भी बैग गुम होने के 2% चांसेस ही हैं, उससे अगली पे भी 2% चांसेस ही हैं। ठीक है, हो गया। सो दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी कि हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डील कर रहे हैं। अब हमें क्या कहा गया था कि आपके पास टोटल 500 फ्लाइट्स में से 20 बैग्स गुम हुए हैं, तो 20 बैग्स आउट ऑफ 500 फ्लाइट्स। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, 2 बैग्स आउट ऑफ 50, जिसका जवाब हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज 0.04। ठीक है, यानी कि 4% चांसेस होते हैं ऑन एवरेज के बैग आपका गुम होगा फ्लाइट में। ठीक है, तो ये हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ बैग्स लूजिंग पर फ्लाइट आ गया। अब हमें चाहिए यही था, हम कह रहे थे कि भाई अगर आपकी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको अगर एवरेज नंबर ऑफ बैग्स पता चल गया या एवरेज नंबर ऑफ अकरेंसेस पता चल गया तो यू आर गुड टू गो, आप बाकी किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हमसे पूछा गया था कि भाई क्या चांसेस हैं कि कोई भी बैग जो है गुम नहीं होगा, तो हमने एक्स की वैल्यू 0 ले ली, म्यू तो हमें मिल गया 0.4, उसको पुट कर दिया एंड वी गॉट के 96.8% चांसेस हैं, 96.08% चांसेस हैं कि हमारे पास कोई भी बैग गुम नहीं होगा एक फ्लाइट पे। यानी कि अगर आप किसी भी एक फ्लाइट को उठा के देख रहे हैं, यहाँ हम 500 फ्लाइट्स की बात नहीं कर रहे, एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि पर फ्लाइट 0 बैग्स गुम होने के चांसेस जो हैं वो 96.08 हैं। सिमिलरली पर फ्लाइट एक बैग के गुम होने के चांसेस इतने हैं, और पर फ्लाइट हमारे पास कम से कम एक बैग गुम होगा, उसके चांसेस क्या होंगे कि हम ये वाला कर लें कि भाई 1 में से हम माइनस कर दें 0 बैग्स गुम होने के, यानी कि एटलीस्ट के लिए हम यही कहते हैं ना कि भाई
एटलीस्ट 1 की बात कर रहे हैं तो या तो 1 बैग्स गुम हो, या 2 या 3 या 4 या 5, या चलते जाए 20 तक, 100 तक, 200 तक, या सब के सब पैसेंजर्स के बैग्स गुम हो जाएं, आगे पीछे हो जाएं। तो उसके लिए हम सब की प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करके सम करें, उससे बेहतर है कि हमने यहाँ पर किसको छोड़ा है, सिर्फ 0 बैग्स को छोड़ा है ना। तो हम क्या करते हैं कि 0 बैग्स की प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं और उसको टोटल में से, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 0 बैग्स गुम होने के चांसेस हमारे पास 96.08 थे। उसको अगर हम 100% में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये मैं सब्ट्रैक्ट को सब्सट्रैक्ट पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, ओके, सो हमारे पास आएगा 3.92% चांसेस के एक या एक से ज्यादा बैग्स के गुम होने के चांसेस हमारे पास 3.9% है तकरीबन, जो कि बहुत कम चांसेस है। ठीक हो गया। अब आगे वही बात है कि हम इसको जो है 7 वैल्यूज तक, 10 वैल्यूज तक, कितने भी वैल्यूज तक कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल को यूज करके, या उसके अलावा भी टूल्स हैं जिनको यूज करके। सो होपफुली हम उसको डिस्कस कर लेंगे हमारे इन क्लास सेशंस में। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे मीन और वेरिएंस को, जो कि हम बिल्कुल एंड में हमने लिखा हुआ है। सही है, तो हम क्या कह रहे हैं, अच्छा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपका मीन और वेरिएंस जो है दोनों आपके इक्वल आते हैं, यानी कि अगर आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालेंगे और वेरिएंस निकालेंगे तो दोनों आपके सेम आएंगे। दूसरा, इसको आप अपने फार्मूला के मदद से जो है वो कंफर्म भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। और मीन इसका जो है वो n टाइम्स p के इक्वल होता है। जो हमारे पास बाइनोमियल का मीन था वही मीन हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का भी होता है। अब इसी चीज को यूज करके एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, जिसको अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है कि भाई नियर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 Germans developed rocket bombs which were fired at the city of London. The Allied military command did not know whether these bombs were fired at random or whether they had an aiming device. ठीक है, सो जर्मन्स ने लंदन के किसी शहर पे जो है वो बम्स गिराए, लेकिन लंदन वालों को ये नहीं समझ में आया कि उन लोगों ने निशाना लगा के गिराए हैं या ऐसे ही हम तुक्के पे अल्लाह आसरे जो है ना छोड़ दिए थे। To investigate, the city of London was divided into 586 square regions. पूरे सिटी को 586 रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और हर रीजन में देखा गया कि कितने बॉम्ब्स गिरे हैं। तो उन्होंने देखा कि 229 ऐसे रीजन्स थे, ऐसे इलाके थे जिन पे कोई भी बम नहीं गिरा था। 221 ऐसे रीजन्स थे जिन पे 93 ऐसे रीजन्स थे जिन पे 2 बॉम्ब्स गिरे थे, 35 ऐसे रीजन्स थे जिन पे 3, 7 रीजन्स ऐसे थे जिन पे 4 और एक रीजन ऐसा था जिस पे पूरे 5 बम्स गिरे थे। तो अब उन लोगों ने कहा कि चलें हम क्या कर, नंबर ऑफ हिट्स मौजूद हैं, रीजन्स उसके लिए मौजूद है, तो हम हर रीजन की जब हमने क्या नाम है इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली कि भाई हमारे पास ऑन एवरेज 93% प्रोबेबिलिटी है कि एक रीजन पे जो है कोई भी हिट हो। सही है, अब अगर हमारे पास म्यू की वैल्यू मौजूद है, ठीक है, तो हम किसी भी रीजन के लिए हिट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि हमारे पास 0 हिट्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 हिट की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 हिट्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जब हमने हर हिट की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, तो अब इस प्रोबेबिलिटी को n के साथ मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज नंबर ऑफ हिट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज नंबर ऑफ हिट्स जब यहाँ पर निकाला गया कि 0 हिट्स का कितना ऑन एवरेज पॉसिबल है कि कितने रीजन्स 0 हिट के जद में आ सकते हैं, एक हिट के जद में कितने रीजन्स आ सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये चीज सामने आई कि जो एक्चुअल हिट्स हुए हैं और जो ऑन एवरेज एक्सपेक्टेड हैं, जो असल में हिट्स हुए हैं और जो ऑन एवरेज आए हैं, वो तकरीबन एक जितने हैं, यानी कि बहुत क्लोज हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनके पास कोई भी पॉइंटिंग या एमिंग डिवाइस नहीं थी, उन्होंने तुक्के पे रैंडमली जो है बॉम्ब्स गिराए हैं, क्योंकि जिस तरह की इनकी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है या जिस तरह के रीजन्स पॉइंट ऑफ हो रहे हैं,
तो जितना एक्सपेक्टेड था कि रैंडमली ये करेंगे, यानी कि जिस तरह हमारी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज प्योरली फॉर रैंडम थिंग्स, तो जिस तरह के इनके एक्सपेक्टेड थी उसी तरह का इनका बिल्कुल रैंडम बिहेवियर नजर आया है। अगर इनका कोई एमिंग डिवाइस होता तो वो किसी पैटर्न के थ्रू, किसी कैलकुलेशन के थ्रू जो है अपना हिट करता, और ये नंबर्स जो हैं वो इतना बड़े हद तक सेम जो हैं वो एक दूसरे के साथ मैच ना करते। ठीक हो गया। सो हमें मीन और वेरिएंस दोनों का पता चल गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 45 आपके बुक से दिया गया है, और उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो कि सिर्फ कैलकुलेशन समझने के लिए है वो दिया गया है, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सजेस्टेड क्वेश्चंस जो आप लोगों के हैं उनको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन आंसर सेशन में लेकर आ जाइएगा। गुड लक।